Hi guys, welcome on at a rate commerce brains hash channel. सो गाइस आज के वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पे हम आपको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं एक्स्ट्रा न्यू टॉपिक जो कि बाकी वीडियोस से मेरे अलग है। सो द टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजंस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसका डिसीजन लेते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करना होता है एट द टाइम ऑफ प्रमोशन। जब हम प्रमोशन करते, प्रमोशन यू माइट हैव लर्न दैट स्टार्टिंग अप द कंपनी और स्टार्टिंग अप द बिजनेस, तो आइडियाज़ से लेके राइट फ्रॉम द आइडियाज़ से लेके स्टार्टअप्स तक में जो भी प्रोसेस होती है वो प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन, बिजनेस का प्रमोशन या फिर वही बात है, स्टार्टिंग न्यू बिजनेस। कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिसीजंस को, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर है तो वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी फैक्टर्स को कंसिडर करेगा। सो today's video is based on this. So guys, let's start. Let's see the first point, selection of the line of business. सबसे पहला पॉइंट क्या है? सिलेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ बिजनेस। कोई भी इंटरप्रेन्योर जब न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले उसको ये कंसिडर करना है कि कौन सा लाइन ऑफ बिजनेस, किस लाइन में उसके बिजनेस लाइन क्या होगी, यानी कि उसकी टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, वो किस बिजनेस को, किस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, द फर्स्ट फैक्टर टू कंसिडर इज सिलेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस किस लाइन में आप जाना चाहते हैं, कौन से टाइप ऑफ बिजनेस आप करना चाहते हैं। तो नीचे आप देख रहे हैं, बिलो आई हैव रिटन सम ऑफ द लाइन ऑफ बिजनेस। इधर यू वांट टू गो with the trading business, trading concern, or you want to go with manufacturing business or business services, or you want to start construction business। आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं। सो ये 4 हैं, और भी हैं बट 4 बेसिकली 4 हैं। आप ट्रेडिंग कंसर्न तो आप जानते हैं, यू नो डैट कि देयर इज़ नो प्रोडक्शन बट ओनली द एक्वायरिंग ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को एक्वायर करके होलसेल रिटेल के थ्रू आप फिर उसको सेल करते हैं, कस्टमर्स को सेल करते हैं। तो यहाँ पे जो है ट्रेडिंग में जस्ट द बाइंग सेलिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग में देयर इज़ प्रोडक्शन प्रोसेस, रॉ मटेरियल्स को एक्वायर करना, उसके बाद फिर उसको प्रोडक्शन करना, उसके बाद फिर उसका सेल करना। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस डील्स विद द प्रोडक्शन। सो क्या आप ट्रेडिंग लाइन में जाना चाहते हैं या प्रोडक्शन लाइन में जाना चाहते हैं, या फिर आप बिजनेस सर्विसेज रेंडर करना चाहते हैं। जो ये मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग को जो बिजनेस सर्विसेज जो होती हैं, मिलती हैं, जैसे सर्विसेज रेंडर करने वाले आप अपने लोकेलिटी के आसपास देख लीजिए। आप मार्केट इंटरमीडियरीज, मिडल मैन जो हो गए, वो डिस्ट्रीब्यूशन में वो हेल्प करते हैं गुड्स और सर्विसेज को। तो वो आप मार्केट इंटरमीडियरीज, एज अ मार्केट इंटरमीडियरीज आप उनको सर्विसेज देना चाहते हैं, या आप बिज़नेस को और भी सर्विसेज फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे सर्विसेज, जैसे फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो वेयर हाउसिंग हो गया, ये सारी फैसिलिटीज़ आप सर्विसेज रेंडर करना चाहेंगे, तो उससे भी आप अपना बिज़नेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन बिजनेस आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना चाहते हैं, बिल्डर्स जो होते हैं, बिल्डर्स, वो उस लाइन में आप अपना जो है बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस तरह के बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये जो बेसिस है, ये जो आप सिलेक्शन करेंगे, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन बिजनेस, ये आप कुछ पैरामीटर्स पे, कुछ
फैक्टर्स को देख के करेंगे, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना है, स्कार्स है या अबंडेंस है। अगर स्कार्स है तो हमें वैसे लाइन ऑफ बिजनेस को उस वैसे लाइन ऑफ बिजनेस को सेलेक्ट ही नहीं करना चाहिए जिसके रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार्स हैं, क्योंकि जब प्रॉपर रिसोर्सेज आपको प्रॉपर सफिशिएंट रिसोर्सेज अबंडेंस लार्ज नंबर में नहीं मिलेगा तो आप कैसे अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे। तो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कंसर्न के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स ये देखना ज़रूरी है कि जो हम बिज़नेस जिस लाइन ऑफ बिज़नेस को हम करना चाह रहे हैं उसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल्स अवेलेबल लार्ज अमाउंट में है कि नहीं है। अगर है भी तो नियर बाई है और फार ऑफ प्लेसेस है, तो वो भी कंसिडर करना पड़ता है। नेक्स्ट पैरामीटर रिस्क को कंसिडर करना पड़ता है। बिल्कुल अगर किसी बिज़नेस में रिस्क ज़्यादा है और उस रिस्क को बियर करने की कैपेसिटी आपके पास नहीं है, यू कैनॉट बियर, यू डू नॉट हैव द रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, इनफ कैपेसिटी टू बियर रिस्क, तो वैसे लाइन ऑफ बिजनेस को आपको नहीं करना चाहिए, सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। जिस रिस्क को आप बियर कर सकते हैं, छोटे मोटे रिस्क अगर आप बियर कर सकते हैं तो आप वैसे ही लाइन ऑफ बिजनेस को सेलेक्ट करें। देन कंपटीशन आपके अपने कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनको आप एनालाइज करें, उनके स्ट्रेटजीज़ को एनालाइज करें कि उनका वो किस प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं, क्या ऑफ़र कर रहे हैं मार्केट में, तो उनको देख के भी आप जो है लाइन ऑफ बिज़नेस सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर से हमें सीखने को मिलता है। तो कॉम्पिटिटर से हम सीखेंगे कि हमें कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, क्या लेके आना है, क्या नया स्टार्टअप करना है, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से ही डील करेंगे तो हम क्या चेंजेस लाएंगे। अपने कॉम्पिटिटर्स को ज़रूर, कंपटीशन, द लेवल ऑफ कंपटीशन इज़ टू बी कंसिडर्ड। देन बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी देखनी है। ऑल्दो वीकनेस और थ्रेट्स तो होंगे ही, साथ ही साथ स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज इसमें ज़्यादा देखना है कि आपके लिए लाइन ऑफ बिजनेस जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या स्ट्रेंथ है आपके ऑर्गेनाइजेशन का और आपके लिए क्या क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें देख के आप लाइन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का बिजनेस करना है। देन नेक्स्ट फैक्टर इज़ स्केल ऑफ ऑपरेशंस। स्केल ऑफ ऑपरेशन से मतलब है साइज ऑफ बिजनेस, लार्ज साइज, स्मॉल साइज, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल। तो बिजनेस जो है वो आप लार्ज स्केल, एक बड़ा बिजनेस, बिग स्केल पे आप अपना ऑपरेशंस करना चाहते हैं या फिर आप स्मॉल स्केल पे करना चाहते हैं। सो that depends upon the availability of फाइनेंस अवेलेबिलिटी, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी, फाइनेंशियल फंड्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि फाइनेंस तो रिक्वायर्ड है। अगर बिज़नेस को एक्सटेंड करना है तो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। अगर फाइनेंस होगा तभी आप बिज़नेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ रिस्क इज़ ऑल्सो द फैक्टर, क्योंकि रिस्क, अगर किसी बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है, बिग बिजनेस में रिस्क इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू स्मॉल। सो इफ़ द रिस्क इज़ हायर देन यू शुड नॉट एक्सटेंड द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस के ऑपरेशंस को एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा है। और अगर आपको दिखता है कि जिस लाइन ऑफ बिज़नेस आप जिस बिज़नेस लाइन में आप हैं, जिसको आपने सेलेक्ट किया है, तो उसमें जो बिज़नेस है आपका, उसके जो है आप देख रहे हैं कि उसमें रिस्क अगर लेस रिस्क है, लो रिस्क है, तो आप अपने स्केल ऑफ ऑपरेशंस को एक्सटेंड कर सकते हैं। आप बिज़नेस को स्मॉल साइज से लार्ज साइज पे एक्सटेंड कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है, अगर रिस्क कम है तो। देन स्केल ऑफ ऑपरेशंस ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फॉरकास्ट। आप जिस प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं या सर्विसेज से डील कर रहे हैं उसका फॉरकास्ट कर लीजिए कि फ्यूचर में चल के उसकी डिमांड कितनी होने वाली है। अगर उसकी डिमांड ज़्यादा होने वाली है, फोरकास्टिंग से आपको लग रहा है कि डिमांड जो है, मार्केट डिमांड विल गो अप, तो आप अपने जो स्केल ऑफ ऑपरेशंस है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को। देन मैनेजरियल स्किल्स,
मैनेजरियल स्किल्स ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। एक पर्सन मे बी वो हर फील्ड में एक्सपर्टाइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली एक पर्सन सभी चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ऑल एरियाज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। तो जनरली जो होता है जो भी बिजनेसमैन, जो ओनर्स हैं, मतलब जो भी जिसका बिजनेस है, वो कई सारे स्टाफ्स को रख लेते हैं। कोई मार्केटिंग से डील कर रहा है, कोई प्रोडक्ट से डील कर रहा है, प्रोडक्शन से, कोई उससे फाइनेंस से डील कर रहा है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग एरियाज़ में स्पेशलाइज होते हैं। तो उससे क्या है कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शन जब परफॉर्म करते हैं तो ये मैनेजरियल स्किल्स, तो आप जितना ज़्यादा लोगों को, स्टाफ को आप रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने की क्षमता आपके पास है कि नहीं? लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स है और ज़्यादा है। अगर लिमिटेड है तो स्मॉल साइज़ ही रहने दें। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप स्टाफ्स को रख के आप स्टाफ्स को हायर कर सकते हैं और उनको पेमेंट कर सकते हैं, तो आप अपने बिज़नेस को बढ़ा दीजिए। क्योंकि जब बिज़नेस बढ़ेगा तो मैनेजरियल स्किल्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, लोग भी ज़्यादा, अब आप बिज़नेस बढ़ाएंगे तो लोग भी तो ज़्यादा चाहिए ना, उसमें काम करने वाले वर्कर्स चाहिए। तो वर्कर्स को पे करने की कैपेसिटी आपके अंदर है कि नहीं है, तो उस पर भी डिपेंड करता है साइज़ ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशंस। देन द नेक्स्ट फैक्टर इज़ लोकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस कहाँ लगाना है, कहाँ लोकेशन उसका रखना है। बिज़नेस क्या कहीं जंगल में जाके करेंगे, फॉरेस्ट में जाके करेंगे, या कोई ऐसी वैसी जगह करेंगे जहाँ कोई मतलब नहीं है। तो बिज़नेस का आइडियल लोकेशन होना चाहिए, देयर शुड बी आइडियल लोकेशन ऑफ बिज़नेस। तो वो आइडियल लोकेशन आपका डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी। जो रॉ मटेरियल्स है वो आपके अगर नियर बाई है, मतलब जहाँ पे रॉ मटेरियल्स है अवेलेबल है, वहीं पे आप अपना बिज़नेस अगर सेटअप करेंगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा और ईज़िली आपको रिसोर्सेज भी हैं जो मिल जाएंगे। उसी तरह से नेक्स्ट फैक्टर अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स को भी देखना ज़रूरी है। मार्केट, आपका बिज़नेस आपके कस्टमर्स के लिए ही है। तो आप जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं उसमें आप कस्टमर्स है कि नहीं है, मार्केट के पास आपका बिज़नेस है कि नहीं। अगर आपका बिज़नेस कहीं ऐसे जगह है जहाँ मार्केट नहीं है तो फिर बिज़नेस किसी काम का नहीं रहेगा। तो दो चीज़ें देखना तो ज़्यादा ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज के पास ही बिज़नेस लोकेटेड है नियर बाई, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा। अगर रिसोर्सेज बहुत फार प्लेस में है और आपका बिज़नेस कहीं और है, रिसोर्सेज कहीं और है, बिज़नेस आपका और उससे फार प्लेस पे है, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। तो ये आइडियल लोकेशन ये कहता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वहीं पे अपना बिज़नेस सेटअप करो, लोकेशन वो आइडियल लोकेशन होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल है कि नहीं है। मार्केट के पास अगर बिज़नेस होगा तो ईज़िली सेल भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, और ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह भी ज़्यादा नहीं है रहेगा। और लास्ट बेसिस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, पावर सप्लाई। अब अगर बिज़नेस रूरल एरिया में या बैकवर्ड एरिया में जाके इस्टेब्लिश किया है तो वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम है, ना पावर सप्लाई रहता है, ना प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, ना ही ट्रांसपोर्ट है। तो ऐसे जगह में आप अगर अपना लोकेशन बिज़नेस इस्टेब्लिश करेंगे तो वो आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देगा, यानी कि कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑपरेटिंग कॉस्ट, लेकिन जो उससे जो उनका रिटर्न्स है वो टर्नओवर आपका कम आ रहा है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ना बढ़े इसलिए आपको आइडियल लोकेशन की ज़रूरत है। लोकेशन जो है वो प्रॉपर आइडियल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कहीं भी आप लगा दिए, रूरल एरिया में अपना बिज़नेस सेटअप कर दिए तो वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ही नहीं रहेंगी, तो वो आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंक्रीज़ करेगी। सो वो आपके लिए नॉन प्रॉफिटेबल हो जाएगा। So location should be ideal location depends upon availability of resources, availability of customers, infrastructure facilities. Then the next
फैक्टर इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने फॉर्म होते हैं गाइस? सोल प्रोप्रिएटरशिप होते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ये हियर आई हैव स्टेटेड 4 बट और भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट जो है पब्लिक इंटरप्राइज वो भी हो सकती है, पब्लिक प्राइवेट। सो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप अपने बिजनेस को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरह का, किस फॉर्म का बिजनेस होगा। अब उसमें फॉर्म ऑफ बिजनेस रहेगा ना कि वो सोल प्रोप्रिएटर है या पार्टनरशिप है या कोऑपरेटिव है या कंपनी है। किस फॉर्म का आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो आपका डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस कब तक चलेगा? अगर बिजनेस शॉर्ट टाइम के लिए है तो सोल प्रोप्रिएटरशिप बेटर है। अगर इसकी कंटिन्यूटी अनलिमिटेड मतलब लॉन्ग टाइम के लिए है, चलता रहेगा गोइंग कंसर्न में है, तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन विल बी द बेस्ट फॉर्म। द नेक्स्ट पैरामीटर इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल की रिक्वायरमेंट, अगर बिज़नेस को एक्सपेंड करना हो, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट रहेगा? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से आपको जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी आराम से मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्रिएटरशिप। यू नो डैट कि सोल प्रोप्रिएटरशिप की का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है और सोल प्रोप्रिएटरशिप को उतनी ईजिली कैपिटल नहीं मिलेगा जितना ईजिली कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट के प्रोस्पेक्टिव से कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है। बट आपको कंसिडर करना है, आपको देखना है कि आपका जो बिज़नेस, आपको किस फॉर्म का बिज़नेस रखना है, वो आपको कंटिन्यूटी के बेसिस पे रखना है, कैपिटल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे रखना है। मैनेजरियल स्किल्स, अगेन मैनेजरियल स्किल्स की अगर रिक्वायरमेंट है बिज़नेस में तो फिर मैनेजरियल स्किल्स पार्टनरशिप में आप देख सकते हैं। पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप में जो है मैनेजरियल स्किल्स, कंपनी में मैनेजरियल स्किल्स हो सकता है। सोल प्रोप्रिएटरशिप में लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होता है गाइस। तो वो बिज़नेस आपको सेलेक्ट करना है कि आप में अपना मैनेजरियल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं आपके बिज़नेस में। तो जैसा है रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आप अपना फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करेंगे। देन लाइन ऑफ बिज़नेस इज़ ऑल्सो, अब लाइन ऑफ बिज़नेस तो बहुत बेसिक है, जैसा लाइन ऑफ बिज़नेस आप सेलेक्ट कर रहे हैं वैसे ही फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कोई छोटा मोटा शॉप खोलना चाहते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग टाइप में, तो ट्रेडिंग के लिए तो सोल प्रोप्रिएटरशिप ही अच्छा है। कंपनी को कभी ट्रेड करते मतलब देखा है कि सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं? कंपनी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारे जो टाइप्स ऑफ बिजनेस है उसमें ज़्यादातर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होता है। तो अगर आपका कंस्ट्रक्शन से है, मैन्युफैक्चरिंग वर्क से है, तो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन यू कैन चूज़। और अगर आपका स्मॉल ट्रेड है, जस्ट फॉर ट्रेडिंग ओनली, स्मॉल बिजनेस, तो सोल प्रोप्रिएटरशिप फॉर्म है जो आपके लिए चॉइस रहेगा। देन लीगल फॉर्मेलिटीज़ बेसिस, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पे भी आप अपना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज़ कर सकते हैं। सोल प्रोप्रिएटरशिप में लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत सिंपल होती हैं, ठीक है, उसके हिसाब से भी आप जो है सोल प्रोप्रिएटरशिप को चूज़ करेंगे। लेकिन लीगल फॉर्मेलिटीज़ वही कंपनीज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसके बेसिस पे भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं। देन लाइबिलिटीज़ इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड। लाइबिलिटीज़ क्या है? मतलब जो बिज़नेस के डेब्ट्स हैं, तो बिज़नेस के डेब्ट्स को रिकवर करने के लिए बिज़नेस के एसेट्स सेल करके बिज़नेस के एसेट्स से उसको रिकवर करना होता है। लेकिन अगर वो इनसफिशेंट है तो आपको ओनर का पर्सनल एसेट भी सेल आउट करना पड़ेगा डेब्ट को मीट करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए। तो डेब्ट को पे ऑफ करने के लिए पर्सनल एसेट्स को भी अलॉन्ग विद द बिजनेस एसेट्स
सेल ऑफ करना पड़ सकता है, तो उसमें जो लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड हो जाती है। उसका मतलब है कि द ओनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी और द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जहाँ पे आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब along with the business assets there may be a requirement to sell off the personal assets of the owners और business में कोई अंतर नहीं होता। तो बिजनेस की अगर एसेट्स इनसफिशिएंट हुई तो ओनर्स के एसेट्स से भी उसको रिकवर किया जाएगा डेप्ट को। तो ये जो है सोल प्रोप्रिएटरशिप में अनलिमिटेड होती है लाइबिलिटीज़ प्रोस्पेक्टिव पर्पस से देखें तो। और लाइबिलिटीज़ के पर्पस से अगर हम देखें तो सबसे कम लाइबिलिटी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, क्योंकि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें ओनर और बिजनेस अलग अलग होता है, डिस्टिंक्ट सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से। बिजनेस का अगर डेप्ट है तो बिजनेस के ही एसेट्स को सेल ऑफ, कंपनी का अगर डेप्ट है तो कंपनी के ही एसेट्स को बस सेल करेंगे, उसमें मेंबर्स का कोई लाइबिलिटी, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। मेंबर्स के पर्सनल एसेट्स को सेल आउट करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें आप कौन सा फॉर्म रखना है वो आप इन सब बेसिस पे आप करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस पे, कैपिटल रिक्वायरमेंट, मैनेजरियल स्किल्स, लाइन ऑफ बिजनेस, लीगल फॉर्मेलिटीज, लाइबिलिटीज। देन द नेक्स्ट फैक्टर इज ड्राफ्टिंग अ सुटेबल बिजनेस प्लान। ड्राफ्टिंग अ सुटेबल फाइनेंशियल प्लान, ड्राफ्टिंग अ सुटेबल फाइनेंशियल प्लान्स मीन्स कि फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। अब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट तो है, बेसिक है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी कि कैसे आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, कहाँ से रेस करना है फंड, कितना रेस करना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ड्राफ्ट करनी होती है, फॉर्मुलेट करनी होती है। डिटरमाइनिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने फंड्स की ज़रूरत है, पहले वो उसको एस्टिमेट करना है, उसको डिटरमाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट डिटरमाइनिंग द प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स फ्रॉम ईच सोर्सेज। उसके बाद आपको सोर्स को आइडेंटिफाई करना है कि किस सोर्स से कितना प्रोपोर्शन ऑफ फंड हमें रेस करना है। यू माइट हैव लर्न और यू विल लर्न अबाउट कैपिटल मिक्स, जिसमें डेप्ट और इक्विटी, डेप्ट जो है वो लोन के फॉर्म में होता है और इक्विटी जो होता है वो ओनर्स का फंड होता है, ओनर्स फंड, बोरोड फंड। तो डेप्ट और इक्विटी दोनों, डेप्ट और इक्विटी का मिक्सचर, कितने प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट होना चाहिए, कितना प्रोपोर्शन ऑफ मिक्सचर होना चाहिए, कितना प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी होनी चाहिए, उन दोनों का मिक्स, कैपिटल मिक्स और फाइनेंशियल लेवरेज भी बोलते हैं उसको, उसको डिटरमाइन करना होता है कि कितने प्रोपोर्शन से हमको जो है कैपिटल रेज करना है और कितने इन द फॉर्म ऑफ लोन करना है। देन लास्ट वन इज़ फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी फॉर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स रेस्ड। अब हमने सोर्सेज से तो सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा सोर्स हमारे लिए चीप रहेगा, जो चीपेस्ट रहेगा वहाँ से हम एक फिक्स प्रोपोर्शन में हम फंड्स को रेज करेंगे। बट अब जो है, अब पॉलिसी जो है, अब हमें फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है कि जो हमने फंड्स रेज किया है उसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे, कहाँ कहाँ बेस्ट यूटिलाइज़ करेंगे। तो इसमें ये होता है ना कि फाइनेंशियल प्लान्स हमें बनाना है कि हमारा जो बिज़नेस है शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। अगर हमारा बिज़नेस शॉर्ट टर्म है तो हमें शॉर्ट टर्म फंड्स की ज़रूरत होगी, हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज, जो भी सोर्सेज से हमें शॉर्ट टर्म फंड्स मिलेगा, लाइक बैंक लोन्स, ट्रेड क्रेडिट, तो ये सब से हमें शॉर्ट टर्म मिलेगा, तो शॉर्ट टर्म हम रेस करेंगे और उसको फिर शॉर्ट टर्म एसेट्स में ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा फॉर बेस्ट यूटिलाइजेशन। लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म, हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म है या हमें कैपिटल एसेट्स वगैरह हमें परचेज़ करना है, तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज के लिए जाना होगा, लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज़ करना होगा। तो लॉन्ग टर्म फंड्स रेज़ करने में वही कैपिटल, इक्विटी, डेप्ट, कैपिटल मिक्स, उसका एस्टिमेशन हमको करना है कि कितने प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स जो है हमें किस सोर्स से कितना करना है। डेट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, कि साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का क्या ड्यूरेशन है, उस हिसाब से शॉर्ट टर्म चाहिए कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए।
तो ये होता है। और फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी फॉर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कि फंड्स को रेज करने के बाद उसको हम किस तरह से उसका बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, ताकि कोई भी फाइनेंस आइडल ना रह जाए या बहुत ज़्यादा ओवर वेस्ट ना हो जाए। वेस्ट भी ना हो, वेस्टफुल तो दोनों तरीके से होगा। अगर फाइनेंस प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रहा है तो उसमें भी वेस्टफुल है, आइडल है तो। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी अननेसेसरली हम किसी दूसरे जगह उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं इन इफ़िशियंट तरीके से, तो वो भी वेस्टफुल है। तो उससे बचने के लिए, उससे मतलब उसको कम करने के लिए बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के लिए पॉलिसी बनाना। तो ये होता है ड्राफ्टिंग अ सुटेबल फाइनेंशियल प्लान्स, कि कहाँ कहाँ पैसा उसको लगाना है। पहले पैसा आपको रेस करना है तो उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। देन नेक्स्ट फैक्टर इज़ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन भी देखना है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, ये भी एक फैक्टर है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसका स्ट्रक्चर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें आप देखेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। वेदर लाइन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, या फिर और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो कौन सा होना चाहिए वो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट वन इज़ क्रिएट डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स क्रिएशन करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स तो होंगे ना, काम जब उसके ढेर सारे हैं तो जब काम बहुत सारे, देयर आर वेरियस टास्क, तो अकॉर्डिंगली ऑल द टास्क कैनॉट बी परफॉर्म्ड इन वन एट वन प्लेस। तो उसके लिए डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए। तो डिपार्टमेंट्स भी क्रिएट की करना है तो फंक्शनल डिपार्टमेंट में जाना है या डिविजनल डिपार्टमेंट में जाना है। फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में जैसे फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंटेशन करना, और डिविजनल में मतलब प्रोडक्ट के बेसिस पे, नॉट फंक्शन। कि आप अगर आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट से डील करना चाहते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप बनाना चाहते हैं, तो आप डिविजनल डिपार्टमेंट्स की ओर जा सकते हैं। अगर आप फंक्शंस एक ही प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं बट उसके फंक्शंस में स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन गेन करना चाहते हैं, तो आप फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन में जा सकते हैं। देन डेलीगेशन, डिग्री ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में ही है स्ट्रक्चर। देन डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कितना सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, कितना डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। उसमें भी बहुत सारे इसके अलग अलग फैक्टर्स हैं। सेंट्रलाइजेशन किस फैक्टर्स पे और डिसेंट्रलाइजेशन किस फैक्टर्स पे, दोनों की बैलेंस्ड होनी चाहिए। चाहे आप जितना भी करें लेकिन बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। ना ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ना बहुत कम डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना बहुत कम सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। दोनों को प्रॉपरली होना ज़रूरी है, बैलेंस्ड। सो ये भी एक डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करने के लिए। देन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स कि किस तरह का कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और मोर यूज़ ऑफ मोर फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और यूज़ ऑफ मोर इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। किस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन लाइन। सो फॉर्मल और इनफॉर्मल, सो दीज आर द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर टू बी कंसिडर्ड, कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी है, किस तरीके से इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसाइड किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है, या उसको हम बोल सकते हैं डिज़ाइन किया जाता है। देन नेक्स्ट फैक्टर इज़ प्रोविज़न ऑफ फिज़िकल फैसिलिटीज़, प्लांट लेआउट जिसको बोलते हैं। फिज़िकल फैसिलिटीज़ का मतलब फिज़िकल अरेंजमेंट्स ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, उसका लेआउट बनाना, मैप टाइप का लेआउट बना लेना, कि कितना हमें मशीन्स की रिक्वायरमेंट्स है, कितना हमें इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसका लेआउट बनाना। ओके, तो फिज़िकल फैसिलिटीज़ की प्रोविज़न ऑफ फिज़िकल फैसिलिटीज़ और प्लांट लेआउट। देन नेक्स्ट
नेक्स्ट फैक्टर इज़ मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अब बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले मैन पावर प्लानिंग भी आपको कंसिडर कर लेना है। इसमें आपको क्या 2 चीज़ें कंसिडर करनी है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ टाइप्स ऑफ वर्कर्स, यानी कि मैन पावर रिक्वायरमेंट्स किन लोगों की ज़रूरत है, अनस्किल्ड कितने नंबर ऑफ अनस्किल्ड पीपल की रिक्वायरमेंट है और कितने अनस्किल्ड पीपल की रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी बिजनेस में कितने अनस्किल्ड पीपल की रिक्वायरमेंट है, वर्कर्स की, और कितने स्किल्ड पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है या वर्कर्स की, उसको एस्टिमेट करना। उसके बाद एडिक्वेट प्रोविज़न फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर। फिर पर्सनल को डेवलप करने के लिए उनको ट्रेनिंग के लिए उनका प्रोविज़न बनाना। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो मैन पावर के अंतर्गत आती है कि किसी एंटरप्रेन्योर को रिक्वायरमेंट्स ऑफ टाइप्स ऑफ वर्कर्स भी आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए और उसके बाद फिर एडिक्वेट प्रोविज़न बनाना चाहिए फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर। बिकॉज यू नो डैट कि मैन पावर अगर अच्छे स्किल्ड रहेंगे तो कंपनी का जो है ग्रोथ होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा। तो स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दे विल डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, कंपेटेंट वर्कर्स रहेंगे तो जनरली दे विल पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो यू नो डेट वर्कर्स आर द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यूज़फुल एसेट्स। तो ऐसे एसेट्स हैं जो बहुत यूज़फुल है क्योंकि वही किसी कंपनी को तरक्की की ओर ले जाते हैं, यानी कि प्रॉस्पेरिटी की तरफ, और वही किसी कंपनी को जो है नीचे उनके परफॉर्मेंस में फॉल करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जैसा मैन पावर होगा वैसा कंपनी रहेगी, कंपनी का ग्रोथ होगा या कंपनी का जो है उल्टा घाटा होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, वो मैन पावर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैन पावर प्लानिंग ज़रूरी है। सो डैट इज़ ऑल कि कितने स्टाफ्स आपको चाहिए। देन नेक्स्ट फैक्टर इज़ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग मतलब कंसिडरेशन ऑफ वेरियस टैक्स लॉस एंड टैक्स लाइबिलिटीज़ इन्फ्लुएंसिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। सो टैक्स प्लानिंग जब भी एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले उनको ये चीज़ें भी कंसिडर करनी है कि कौन कौन से टैक्स लॉज हैं हमारे कंट्री में और कौन कौन सी टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी टैक्स लाइबिलिटीज़ है। क्योंकि जो टैक्स लॉ हैं वो बहुत सारे हैं कंट्री में, और वो जो है उस जो टैक्स लाइबिलिटी है वो किसी न किसी तरीके से बिज़नेस ऑपरेशंस को अफेक्ट करती है, यानी कि बिज़नेस को अफेक्ट करती है, उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्रीज़ करती है कॉस्ट, तो उसका जो है इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बिज़नेस पे होता है। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर को बिज़नेस स्टार्टअप करने से पहले टैक्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि टैक्स लॉस क्या है, टैक्स लाइबिलिटीज़ क्या है उससे रिलेटेड। क्योंकि फिर वो अगर बिना कंसिडर किए वो ऐसे ही स्टार्ट कर लेगा तो बाद में उसको टैक्स प्लानिंग अगर वो नहीं करेगा तो बाद में उसको प्रॉब्लम आ सकती है बिज़नेस ऑपरेशंस में। तो इसलिए टैक्स वगैरह प्रॉपरली वो एस्टिमेट कर ले, देख ले, उसको कंसिडर कर ले कि क्या टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं, तो उस हिसाब से वो बिज़नेस को फिर धीरे धीरे इस्टेब्लिश करेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है रिलेटेड टू सब्सिडीज़ एंड टैक्सेशंस। देखिए, कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर अपना बिज़नेस स्टैब्लिश कर रहा है तो उसको ये जानना ज़रूरी कि मैं जिस बिज़नेस को स्टैब्लिश कर रहा हूँ उसके लिए क्या मेरे पास सब्सिडीज़ है या मेरे लिए टैक्सेशन है, पेनल्टीज़ है। जैसे जब आप हार्मफुल गुड्स उसको इलीगल गुड्स अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे आप हार्मफुल ड्रग्स का करेंगे या लिकर का करेंगे, अल्कोहल का करेंगे, तो उस पर क्या है
टैक्सेशन, हैवी टैक्सेशन इम्पोज करती है गवर्नमेंट, पेनल्टीज़, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो हैवी टैक्सेस इम्पोज करेगी, पेनल्टीज़ इम्पोज करेगी, तो वैसे बिजनेस जो हैं वो टैक्सेस की वजह से वो बिज़नेस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सकता है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ सकते हैं और बिज़नेस की जो है वो निगेटिवली अफेक्ट होगा। वैसे बिज़नेस को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको टैक्सेशन में ही दे देना होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी, टैक्स आपको ज़्यादा देना पड़ेगा और आपको रिटर्न्स उसके बदले में आपकी सेल्स उतना कम रहेगी। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो किसी ना किसी तरह बिज़नेस पे इम्पैक्ट डालती है। तो क्या है गवर्नमेंट की पॉलिसी? टैक्सेशन और सब्सिडीज से रिलेटेड, जैसे स्मॉल स्केल बिज़नेस जो होते हैं, स्मॉल स्केल बिज़नेस, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जितने एग्रीकल्चरल सेटअप्स हैं या एग्रीकल्चरल सेक्टर में हम अगर प्रोड्यूस की बात करें तो फार्मर्स को देखते हैं एमएसपी वगैरह देती है, सब्सिडीज़ ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप वैसे स्मॉल स्केल बिज़नेस को स्मॉल स्केल बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको सब्सिडीज़ मिल सकता है, उसका बेनिफिट। देन अगर आप किसी हार्मफुल प्रोडक्ट्स का या इलीगल प्रोडक्ट्स का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं प्रोडक्शन, मतलब आप वैसे बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको टैक्सेशन पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो बिज़नेस पे इम्पैक्ट डालती है, जैसे टैक्स प्लानिंग डालती है वैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी डालती है। तो ये था गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस। देन लास्ट वन इज़ लॉन्चिंग द बिजनेस एंटरप्राइज। जब ये सारी चीज़ें आप पीछे के जितने भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए वो सारी चीज़ें देखने के बाद जब आप टैक्स प्लानिंग भी कर लेंगे, देन आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी देख लेंगे, उसको भी आप कंसिडर कर लेंगे, उसके बाद आप अब बिज़नेस एंटरप्राइज को लॉन्च करेंगे, मतलब आप स्टार्टअप करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि एक्चुअल पुट द प्लान्स इनटू एक्शन। सीधे सीधे मतलब जो आप अभी तक तो ये सारी कुछ प्लानिंग में थी, प्रोग्रेस में नहीं था, अब जो है इसका डेवलपमेंट प्रोग्रेस वगैरह करना स्टार्ट करेंगे, प्रमोशन स्टार्ट होगा। सो प्रमोशन स्टार्ट होगा तो क्या क्या, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मोबिलाइज करना, फुलफिलिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज़ कुछ होती हैं उसको फुलफ़िल कर लेना, ठीक है, कंप्लाई कर लेना। देन स्टार्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, अब प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करना है। देन you have to start the production, so production process. then प्रमोशनल कैंपेन भी आपको करना है, एडवर्टीजमेंट वगैरह अपने प्रोडक्ट का। तो ये सब लॉन्चिंग में आ गया कि मतलब अब आप एक्चुअल लॉन्चिंग कर रहे हैं, एक्शन में आ रहे हैं। सो सेटअप, mobilization of resources, fulfilling some legal formalities, starting production process, promotional campaign, एंड दिस इज़ द एक्चुअल लॉन्चिंग ऑफ बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें आपको लास्ट में करना है। सो दिस वॉज ऑल द 11 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिसीजन ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, कि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना है एंटरप्रेन्योर को। एंड then at last, after considering 10 factors at 11th step, the entrepreneurs will start launching the enterprise. So that was all in this video. Thank you guys for watching the video.